नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र बीकानेरिया, प्रवक्ता विद्युत, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय राजसमंद। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट कोड E203 के चैप्टर नंबर 2 कैपेसिटेंस के टॉपिक नंबर 2.6 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल के बारे में बताऊंगा। जैसा कि फिगर ए में दिखाया गया है कि दो कैपेसिटर C1 और C2 साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स V के पैरेलल में कनेक्टेड हैं। इस साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स V के कारण कैपेसिटर C1 में करंट I1 और कैपेसिटर C2 में करंट I2 प्रवाहित हो रही है। नोड ए पर हम KCL अप्लाई करेंगे तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 हम जानते हैं कि KCL में इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट होती है। नोड ए पर आने वाली करंट I है तथा नोड ए से जाने वाली करंट I1 और I2 है। अतः इक्वेशन I इक्वल टू I1 प्लस I2 होगी। हम पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटर में प्रवाहित होने वाली धारा को हम निम्नलिखित फॉर्मूले से दर्शाते हैं। I इक्वल टू C dV बाई dt होता है। यहाँ पर C सर्किट का कैपेसिटेंस होगा, V कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है तथा I कैपेसिटर में प्रवाहित होने वाली धारा है। तो यहाँ पर I1 इक्वल टू C1 dV बाई dt होगा। चूँकि सर्किट पैरेलल में कनेक्टेड है और पैरेलल में वोल्टेज का मान समान होता है जो कि सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है, अतः यहाँ पर V का मान V ही रहेगा। C जो है उसका मान C1 रहेगा क्योंकि I1 C1 के अंदर प्रवाहित हो रही है। अतः I1 की इक्वेशन I1 इक्वल टू C1 dV बाई dt होगी। उसी प्रकार I2 जो कि कैपेसिटर C2 में प्रवाहित हो रही है तो उसकी इक्वेशन I2 इक्वल टू C2 dV बाई dt होगी। समीकरण 2 और 3 का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हम देखते हैं कि I इक्वल टू C1 dV बाई dt I1 का मान रखा प्लस I2 इक्वल टू C2 dV बाई dt रखेंगे। इन दोनों के अंदर dV बाई dt कॉमन है तो हम उसे कॉमन निकाल देते हैं तो इक्वेशन बनेगी I इक्वल टू dV बाई dt ब्रैकेट में C1 प्लस C2, जिसे कि हमने समीकरण नंबर 4 से दर्शाया है। समीकरण 4 में I को हम इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसे कि हमने C इक्विवेलेंट से दर्शाया है मल्टीप्लाई विथ dV बाई dt रखेंगे। तो I की जगह C इक्विवेलेंट dV बाई dt रखने पर इक्वेशन बनेगी C इक्विवेलेंट dV बाई dt इक्वल टू dV बाई dt ब्रैकेट में C1 प्लस C2। dV बाई dt आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो C इक्विवेलेंट का मान C1 प्लस C2 होगा। अर्थात जब कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल में जितने कैपेसिटेंस कनेक्टेड हैं उनके योग के बराबर होता है। सपोज करो कि यहाँ पर दो कैपेसिटर की जगह 3 कैपेसिटर होते, जैसे C1 C2, एक और कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड होता C3, तो उस C3 के अंदर करंट I3 प्रवाहित होती, जिसके कारण इक्वेशन हमारी बनती I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I3 का मान इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग I3 इक्वल टू C3 dV बाई dt होता, जिसे कि हम नेक्स्ट इक्वेशन से दिखाते। देन I1 I2 I3 का मान हम इस इक्वेशन में रखते जो कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है। तो हमारी फाइनल इक्वेशन जो बनती वो बनती I इक्वल टू C1 dV बाई dt प्लस C2 dV बाई dt प्लस C3 dV बाई dt। तीनों में से हम dV बाई dt को कॉमन ले लेते तो इक्वेशन बनती I इक्वल टू dV बाई dt C1 प्लस C2 प्लस C3 जब हम 3 कैपेसिटर कनेक्ट कर रहे हैं। और इस सर्किट की करंट को हम रिप्लेस करते इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई विथ dV बाई dt। तो C इक्विवेलेंट का मान हो जाएगा, यहाँ पर इस I की वैल्यू यहाँ रखें तो C इक्विवेलेंट का मान आएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो dV बाई dt आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस प्रकार अगर n कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस
उन सब कैपेसिटर के योग के बराबर होगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहां पर हम देख रहे हैं कि 3 कैपेसिटर हैं, C1 इक्वल 2 माइक्रोफेरेड, C2 इक्वल टू 5 माइक्रोफेरेड, C3 इक्वल टू 4 माइक्रोफेरेड। बट यहाँ पर हमें डायरेक्ट पता चला कि तीनों कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है। बट जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा, जिसमें कि कैपेसिटर का सीरीज और समानांतर संयोजन होगा। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे पता करेंगे कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है या समानांतर में कनेक्टेड है। इसके लिए हमने फिगर ए को वापिस से ड्रॉ किया है, जिसे कि फिगर बी के द्वारा दर्शाया गया है। अब यहाँ पे मैंने सिरे ए और बी का पर जहाँ पर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, वहाँ पर मैंने एक डमी वोल्टेज सोर्स यानी आभासी वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया है। आभासी वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करने का से ये तात्पर्य है कि इससे हमें ये पता चलेगा कि कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में। देखिए, इस आभासी वोल्टेज सोर्स V के कारण करंट I फ्लो हो रही है। ये करंट I नोड A पे जाके 3 भाग में डिवाइड हो रही है, I1, I2 और I3। जो यहाँ नोड A पे करंट डिवाइड हो रही है वो इस नोड पे आके पुनः मिल रही है, I1, I2 और I3। इससे हमें पता चल रहा है कि ये तीनों कैपेसिटर किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अतः हमें जब ये फाइंड आउट करना है कि कैपेसिटर या कोई भी एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है, इसके लिए हम हमेशा जिन सिरों पे हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया या इक्विवेलेंट इंडक्टेंस हो गया, यानी जो भी सर्किट का हमें इक्विवेलेंट पैरामीटर निकालना है, उन सिरों पर हम एक आभासी वोल्टेज सोर्स मानेंगे, जिसके कारण करंट I फ्लो होगी। उस करंट I से हम ये पता लगाएंगे कि वो एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हम यहाँ ज्ञात कर चुके हैं फिगर बी में कि तीनों कैपेसिटर C1, C2 और C3 पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं। तो C1, C2, C3 का मान रखने पर C1 का मान 2 है माइक्रोफेरेड है, C2 का मान 5 माइक्रोफेरेड है, C3 का मान 4 माइक्रोफेरेड है। एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखने वाली बात है कि जो एलिमेंट पैरेलल में कनेक्टेड है उनकी आप यूनिट जरूर चेक करें कि तीनों की यूनिट समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे माइक्रोफेरेड है, यहाँ पे माइक्रोफेरेड है, यहाँ पे भी माइक्रोफेरेड है। अगर सपोज करो यहाँ पर माइक्रोफेरेड की जगह फेरेड होता या पिकोफेरेड होता तो सबसे पहले हम उसे माइक्रोफेरेड में लेके आते। यानी तीनों एलिमेंट की यूनिट क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो तीनों का मान रखा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 2, C2 की वैल्यू 5 और C3 की वैल्यू 4 माइक्रोफेरेड है। तो तीनों को जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू हो गई 11 माइक्रोफेरेड। यानी इस सर्किट का इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस 11 माइक्रोफेरेड है। उसी पर एक हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है, थोड़ा सा सर्किट को कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि C1, C2 और C3 और C4 4 कैपेसिटेंस हैं। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले पता लगाना होगा कि कौन से कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, कौन से पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तभी हम XY सिरे पर टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर पाएंगे। इसके लिए हम वही X और Y सिरे पर आभासी वोल्टेज सोर्स V को मानेंगे, जिसके कारण करंट I फ्लो हो रही है। अब हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे करंट I 2 भाग में डिवाइड हो रही है। C1 में I1 जा रही है, C2 और C3 में I2 करंट जा रही है। यानी C2 और C3 के अंदर करंट सेम है I2। इसका मतलब C2 और C3 किस में कनेक्टेड हुए, सीरीज में कनेक्टेड हुए। तो सबसे पहले हम C2 और C3 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/C इक्वल टू 1/C2 प्लस 1/C3 होगा। तो C इक्वल टू हो जाएगा C2 C3 C2 प्लस C3, यानी C2 C3 का एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमने उसको क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। तो C2 का मान रखेंगे, C2 की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोफेरेड, C3 की वैल्यू 1 माइक्रोफेरेड, देन 1 × 1/1 + 1 तो 1/2 माइक्रोफेरेड। यानी C2 और C3 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके बराबर आ गया, 1/2 माइक्रोफेरेड के बराबर। अब हम फिगर बी को वापस से रीड्रॉ करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि C1 एज इट इज रखा, C2 और C3 को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C से रिप्लेस कर दिया, देन C4 एज इट इज रखा। अब वही X और Y सिरे के बीच हम वापस से डमी वोल्टेज सोर्स मानेंगे, जिसका करंट I फ्लो हो रही है। अब यहाँ पर हम I देख रहे हैं कि 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। एक I1 C1 में जा रही है, I2 C2 में I2 C के अंदर जा रही है। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो करंट यहाँ डिवाइड हो रही है वही करंट इन कैपेसिटर के एंडिंग सिरे पे आके वापस से मिल रही है।
इससे तात्पर्य हो रहा है कि दोनों कैपेसिटेंस जो है वो किसमें कनेक्टेड है, समानांतर क्रम में कनेक्टेड है। तो हम इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज्ञात करेंगे। तो C इक्विवेलेंट 1 से डिनोट किया है इनके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को, वो किसके बराबर होगा, C1 प्लस C के बराबर, क्योंकि समानांतर में कैपेसिटर आपस में जुड़ते हैं। तो C1 प्लस C, तो C1 का मान रखें, C1 की वैल्यू हमारे पास थी 2 माइक्रोफेरेड, C की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1/2 माइक्रोफेरेड, दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगी 2.5 माइक्रोफेरेड, यानी C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई, इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू 2.5 माइक्रोफेरेड। अब हम सर्किट को वापस रीड्रॉ कर रहे हैं। उन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था उसको हमने C इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया, देन C4 को वापस से कनेक्ट किया। अब वही हम डमी वोल्टेज सोर्स वापस से एज्यूम करेंगे जिसके कारण करंट I फ्लो करेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि दोनों में सेम करंट जारी है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि C इक्विवेलेंट 1 और C4 आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट 1 फर्स्ट कैपेसिटर प्लस 1/C4 सेकेंड कैपेसिटर। ये इसका फॉर्मूला होता है जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। तो C इक्विवेलेंट निकालें तो यहाँ पे पहले हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, यानी इसको उल्टा कर देंगे। C इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी C इक्विवेलेंट 1 मल्टीप्लाई विद C4, C इक्विवेलेंट 1 प्लस C4। तो C इक्विवेलेंट 1 और C4 का मान रखने पर तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने निकाली थी 2.5 माइक्रोफेरेड और C4 की वैल्यू है 2 माइक्रोफेरेड, क्योंकि यहाँ पे दर्शाई गई है। तो वैल्यू रखें C इक्वल 2.5 इंटू 2/2.5 प्लस 2। तो जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.111 माइक्रोफेरेड। इस प्रकार हम यह ज्ञात करेंगे कि कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। जब हमें पता चल जाएगा कि कैपेसिटर या एलिमेंट सीरीज में या पैरेलल में कनेक्टेड है तो हम इस प्रकार से उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। धन्यवाद।